नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी महामारी पर लोगों की लापरवाही की, सचिन पायलट के बीजेपी को जवाब की, जानेंगे बिहार में क्या टूट गया महागठबंधन और केजरीवाल सरकार ने बजट में क्या दिया खास, और आखिर में बात मौजूदा वक्त में बदली भर्ती प्रक्रिया की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। अयोध्या में रामलला को वैकल्पिक गर्भगृह में शिफ्ट करने की तैयारी, चांदी के सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। 25 मार्च की सुबह 4 बजे रामलला को नए अस्थायी भवन में किया जाएगा शिफ्ट। बिहार नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की बड़ी पहल, मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी 1 महीने की सैलरी देने का किया ऐलान। तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने की अपील, बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पीएम को लिखा पत्र, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। बिहार में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट में होगी देरी, कॉपियों का मूल्यांकन कार्य भी 31 मार्च तक के लिए स्थगित, सभी क्षेत्रीय कार्यालय भी बंद। शेयर बाजार ने देखी इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 3,935 अंक की गिरावट के साथ 25,981 अंक पर बंद, निफ्टी 1,135 अंक की गिरावट के साथ 7,610 अंक पर हुआ बंद। बड़ी खबर की ओर, राजस्थान के 3 राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को होने वाले चुनाव की सियासी जोड़तोड़ अब तेज होती जा रही है। विधायकों के आंकड़ों के मुताबिक राज्यसभा की खाली होने वाली तीनों सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहने वाला है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस में बिखराव करने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए बीजेपी अब राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर डोरे डाल रही है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में बीजेपी नेता ने पायलट से मुलाकात भी की, जिसे लेकर अब पायलट ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बहुमत हासिल करने का ख्वाब देख रही है, जिसे पूरा करने के लिए वो विरोधी खेमे में बिखराव कर रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश और गुजरात में भी ऐसा ही हुआ, जहां कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में किया। तो अब बीजेपी की नजर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर है, जहाँ राज्यसभा की 3 सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश में है। 2 दिन से उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बीजेपी नेता से मुलाकात की खबरों के चलते राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पायलट भी पाला बदलने का मन बना रहे हैं? क्या बीजेपी पायलट को भी कांग्रेस के खिलाफ खुद को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रही है? लेकिन इन सभी सवालों का जवाब खुद सचिन पायलट ने सामने आकर दे दिया। जी हाँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने खुद की बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम से मुलाकात की चर्चाओं को केवल अफवाह करार देते हुए कहा, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्यसभा की दोनों सीटों पर चुनाव जीतेगी। केवल अफवाह फैलाई जा रही है कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास राज्यसभा की दोनों सीटें जीतने को लेकर बहुमत है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में हुए राजनीतिक घटनाक्रम के सूत्रधारों में जफर इस्लाम शामिल रहे हैं। जफर इस्लाम ने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पहली बार मुलाकात कराई थी। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिंधिया की मुलाकात तय की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अमित शाह के साथ पीएम से मिलने गए थे, तो जफर इस्लाम उनके साथ थे, जिसके बाद पायलट से भी मुलाकातों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। लेकिन अब पायलट ने साफ कर दिया है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कितना भी जोर लगा ले, लेकिन राजस्थान कांग्रेस एकजुट है और पार्टी के पास 2 सीटें जीतने के लिए बहुमत है। ऐसे में अब बीजेपी कौन सा नया पैंतरा आजमाती है, ये देखना होगा। अब एक तरफ जहां सचिन पायलट राजस्थान में एकजुटता को लेकर बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में तो महागठबंधन की गांठ खुलती नजर आ रही है। जो महागठबंधन एनडीए के खिलाफ ताल ठोकने का दम भर रहा था, अब वो बिखरता नजर आ रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे को लेकर शुरू हुई मांझी और आरजेडी की बहस इस गठजोड़ में टूट का कारण बनती नजर आ रही है, जिसके चलते अब खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अलग मोर्चा बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या चुनाव से पहले बिखर जाएगा बिहार में महागठबंधन? क्या एनडीए के खिलाफ अलग अलग चुनाव लड़ते दिखाई देंगे विपक्षी दल? ये सवाल तो बिहार की सियासत में पिछले कई दिनों से उठ रहे हैं और इन्हें उस वक्त और बल मिल गया जब मांझी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को तल्ख तेवर दिखाए और फिर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बंद कमरे में मुलाकात की। इस मुलाकात को बेशक जीतन राम मांझी ने सामान्य मुलाकात बताया हो, लेकिन उसके बाद जो तेवर मांझी दिखा रहे हैं वो कई सवालों को जन्म दे रहे हैं।
वहीं अब महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने का ठीकरा भी पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सीधा आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर फोड़ दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार में एक नया चुनावी मोर्चा बनेगा। दरअसल अलग अलग धारा वाले महागठबंधन के दल इस मुद्दे पर एकमत होते नजर आ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी को नेता नहीं घोषित किया जाए। ऐसे में आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी नेता मुकेश सहनी, शरद यादव और हम के नेता जीतन राम मांझी इसे मुद्दा बनाकर नए मोर्चे की कवायद शुरू कर रहे हैं। ये नेता पप्पू यादव और दोनों वाम दलों सीपीआई और सीपीएम को अपने साथ लाने की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इन दलों का मानना है कि बिहार से एनडीए को हराना है तो चुनाव बाद जीते विधायकों की संख्या के हिसाब से नेता तय करने की रणनीति पर ही आरजेडी चले। लेकिन आरजेडी तेजस्वी यादव को ही नेता बनाने की मांग पर अड़ी है। पार्टी काफी वक्त से तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने में जुटी है। यही कारण है कि बाकी दल महागठबंधन से अलग होने पर विचार कर रहे हैं, जिससे सवाल उठने लाजमी है कि क्या मांझी सचमुच नया फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनके रवैये से नीतीश कुमार और एनडीए को फायदा पहुंच सकता है? आपको बता दें, जीतन राम मांझी का ये रवैया तब है जब आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद साफ कर चुके हैं कि आरजेडी बिहार महागठबंधन की बड़ी पार्टी है। बड़े दल का नेता ही किसी भी गठबंधन में नेता होता है। आरजेडी और मांझी अपने अपने मुद्दों पर अड़े हैं। ऐसे में महागठबंधन एकजुट हो पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि महागठबंधन में टूट एनडीए को मजबूत जरूर करेगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव का अभी तक बिगुल भी नहीं बजा कि महागठबंधन में तल्खियां तेज हो गईं। ये तल्खियां खत्म होती हैं या नहीं, ये देखना होगा। वहीं देखने लायक तो आज संसद का माहौल भी रहा, जहां मौजूदा हालात को देखते हुए बजट सत्र के बीच में ही ब्रेक लग गया। जी हां, लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले लोकसभा में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। अब तो लोकतंत्र के मंदिर से भी संदेश दिया जा चुका है कि सरकार का साथ दीजिए, अपने घरों में रहिए ताकि देश सुरक्षित रह सके। लेकिन लोग भला कहां मानने वाले हैं? आज बंद के बावजूद जो हालात देखने को मिले वो लोगों की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच संसद चल रही थी। सवाल संसद के चलने पर भी उठ रहे थे। जब विपक्ष ने संसद की कार्यवाही में हिस्सा न लेने के संकेत देना शुरू किया तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वैसे बजट सत्र 3 अप्रैल तक था, लेकिन देश में मौजूदा हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इसके अलावा आज लोकसभा में बिना चर्चा के वित्त विधेयक 2020 भी पास हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में विधेयक पेश किया। बिना चर्चा के वॉइस वोट की मदद से इसे पारित कर दिया गया। संसद सत्र को बीच में खत्म करने को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बजट सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर सहमति बनी थी। दरअसल राजस्थान के झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह का कनिका कपूर के साथ पार्टी में शामिल होने के बाद संसद भवन आना कई सांसदों को नागवार गुजरा था। इसके बाद टीएमसी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना ने अपने सांसदों को संसद की कार्यवाही में शामिल न होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब सरकार भी चाहती थी कि संसद सत्र को बजट पास करवाकर बीच में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाए। तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए स्पीकर ने लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। जहां संसद की कार्यवाही पर भी बंद का असर देखने को मिला, तो वहीं दिल्ली विधानसभा में भी माहौल कुछ ऐसा ही रहा, जहां आज सिर्फ एक दिन ही बजट सत्र हुआ। इस दौरान सभी की नजरें टिकी थी केजरीवाल सरकार के बजट पर, जो आज वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में पेश किया। तो दिल्ली सरकार के पिटारे से जनता के लिए क्या निकला खास, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के मौजूदा हालात को देखते हुए आज दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र बुलाया, जो सिर्फ कुछ घंटे ही चला। और इस दौरान सरकार ने जहां अपनी उपलब्धियों का बखान किया, तो वहीं दिल्ली वासियों के लिए भी अपना पिटारा खोल दिया। जी हां, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली विधानसभा में 60,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछली बार की तुलना में इस बार दिल्ली का बजट 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसी के साथ उन्होंने कहा, शिक्षा पर 1/4 बजट खर्च किया जा रहा है। स्कूल अच्छे बनाए गए हैं, मगर शिक्षा का स्तर केवल अच्छी इमारतें बनाकर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सरकार शिक्षा में सुधार पर भी जोर दे रही है। इससे पहले वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर साल 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण भी रखा। इस दौरान उन्होंने कहा, वो ऐसे समय में बजट रख रहे हैं जब पूरा विश्व परेशानी से जूझ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार की पिछले 5 साल की उपलब्धियां गिनानी शुरू की। उन्होंने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है।
वैसे हर क्षेत्र पर फोकस किया गया है। सिसोदिया ने कहा कि लोगों को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मुफ्त स्कीम्स को आगे जारी रखने पर भी लगी मुहर। पानी और बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी। बिजली पर 2820 करोड़ की राशि सब्सिडी पर दी जाएगी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 250 करोड़ दिए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के निर्माण के लिए 2400 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम का ऐलान किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में शुरू होगी मुख्यमंत्री आवास योजना। दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू करेगी। कई अस्पताल बनाए जा रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 20,000 नए क्लासरूम बनाए जाएंगे। बच्चों को अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पर 12 करोड़ की राशि खर्च होगी। डिजिटल क्लासरूम बनाने पर 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि हैप्पीनेस क्लास और उद्यमिता और देशभक्ति पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। वरिष्ठ कक्षाओं के लिए अखबार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि शिक्षा में सुधार के लिए दिल्ली के लिए अपना राज्य बोर्ड बनेगा, ताकि इसमें नई चीजों का समावेश किया जा सके। इसके अलावा मौजूदा हालात से लड़ने के लिए भी इस साल के लिए 3 करोड़ की राशि और अगले वित्त वर्ष के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामबीर सिंह बिधूड़ी ने सफाई कर्मियों का बकाया वेतन देने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि वेतनमान नहीं मिलने की स्थिति में सफाई कर्मियों को आर्थिक दिक्कत पेश आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली के मौजूदा हालात चिंताजनक बने हुए हैं, जिसके चलते 6 दिनों तक चलने वाले विधानसभा सत्र को सिर्फ 1 दिन के लिए ही बुलाया गया और आज ही बजट पेश कर दिया गया। अब ये बजट दिल्ली वासियों को कितना पसंद आता है, ये देखना होगा। अब दिल्ली की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता के लिए अपना पिटारा तो खोल दिया, लेकिन जनता को ये बजट कितना रास आता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। खैर, इस वक्त नजरें तो मध्य प्रदेश की सियासत पर भी टिकी हुई हैं, जहां कमलनाथ अभी सरकार जाने के गम को भूल भी नहीं पाए कि अब कई और ऐसे विधायक हैं जो बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं और पाला बदलने का मन बना रहे हैं, जिन पर बीजेपी भी डोरे डाल रही है ताकि कांग्रेस को और कमजोर किया जा सके। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र और झारखंड में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस अब एक बार फिर बिखरती नजर आ रही है, जिसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां 22 विधायकों के पाला बदलने का खामियाजा कांग्रेस को सत्ता गवा कर चुकाना पड़ा। तो वहीं गुजरात कांग्रेस में भी बिखराव की स्थिति देखने को मिली और वहां 5 विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया, जिसके बाद कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई और बीजेपी गदगद नजर आई। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी अब भी शांत नहीं है और कांग्रेस में टूट की पूरी कोशिश में जुटी है। जी हां, बीजेपी सूबे में कांग्रेस के कई विधायकों पर डोरे डाल रही है, जिसके चलते कई विधायक पाला बदलने पर विचार कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर वो विधायक हैं जिनकी निष्ठा कांग्रेस में कम ही रही है। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि वो अपनी ताकत को और मजबूत करे और कांग्रेस को कमजोर किया जाए। बीजेपी की कांग्रेस विधायकों के साथ निर्दलीय, सपा और बसपा के विधायकों पर भी नजर है। ये सभी बीजेपी के कई नेताओं के संपर्क में भी हैं। कांग्रेस में पाला बदलने की चल रही कोशिशों का नजारा शनिवार की रात को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर भी देखने को मिला। वहां छतरपुर जिले के बड़ा मल्हारा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी नजर आए। इसे भावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है, कांग्रेस, सपा, बसपा और निर्दलीय विधायक जिनकी संख्या 10 से ज्यादा है, वो बीजेपी के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में दल बदल कर फैसला कर सकते हैं। इन विधायकों को फिलहाल बीजेपी की सरकार बनने का इंतजार है। आपको बता दें, कई विधायकों के पाला बदलने की वजह से हाल ही में कांग्रेस सरकार गिर गई थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर त्याग पत्र देने का ऐलान किया था और बीजेपी पर कांग्रेस में बिखराव का आरोप भी लगाया था। बावजूद इसके बीजेपी अब भी पार्टी में टूट की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपने नाराज विधायकों को मनाने की बड़ी चुनौती है। अब कमलनाथ पार्टी में मचे इस बिखराव को कैसे रोक पाएंगे, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात मौजूदा वक्त में बदली भर्ती प्रक्रिया की। देश के मौजूदा हालात में कारोबार को काफी नुकसान पहुंच रहा है। शहर शहर आलम यह है कि लोग खुद को अलग थलग करने में लगे हैं, जिससे कंपनियों ने अब भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला किया है।
वर्तमान स्थिति के चलते कंपनियां भर्ती के लिए रणनीति बदल रही हैं और आमने सामने इंटरव्यू की जगह स्वचालित प्रणालियों और वर्चुअल प्लेटफॉर्म का सहारा ले रही हैं। कंपनियों ने दुनिया भर में बढ़ती स्वास्थ्य समस्या को गंभीरता से लिया है और अपने कर्मचारियों की सेहत के बारे में वो चिंतित हैं। इसलिए कॉर्पोरेट अपनी भर्ती रणनीति को बदलकर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर इसे बदल रहे हैं। कुछ इंटरव्यू रद्द किए गए हैं तो कुछ अप्रैल के मध्य या बाद तक स्थगित कर दिए गए हैं। कुछ कंपनियों ने ऐसे पदों के लिए वीडियो इंटरव्यू किया है जो पद बेहद महत्वपूर्ण है और तत्काल भर्ती करना जरूरी है। ज्यादातर इंटरव्यू वीडियो कॉल या फोन पर हो रहे हैं। कंपनियां भर्ती के लिए अब उम्मीदवारों को पिछले 3 महीनों के यात्रा ब्यौरे को भी खंगाल रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से इतना जरूर है कि आईटी और तकनीकी भूमिकाओं के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है। वेब और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्काइप और व्हाट्सएप जैसे मीडियम से भर्ती करने के लिए एक आधुनिक और सतर्क नजरिया बनाए रखने में सफलता मिलेगी। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।